जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम। इसलिए साथियों पेन को भी लेके बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट बात होना उसको नोट करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से साथियों। तो ये रहा, देखिए ये रहा आपके सामने में आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो साथ में आप लोग भी जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो साथियों ये देखिए कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश तरंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक है। आपको बोलता है कि किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है। क्या नीला रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है, या फिर साथियों लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है, या फिर बैगनी का, फिर हरा का। बताइए साथियों इन चारों ऑप्शनों में से किस रंग का तरंग धैर्य जो है वो तरंग धैर्य सबसे अधिक है। यहाँ से आप जान लीजिए साथियों, जिसका ना तरंग धैर्य क्या होता है, अधिक होता है। जिसका तरंग धैर्य क्या होता है साथियों, अधिक होता है, उसका क्या होगा, परिकीर्णन जो होगा ना साथियों, उसका परिकीर्णन क्या होगा, उतना ही कम होगा। जिसका तरंग धैर्य क्या होगा, अधिक होगा, उसका परिकीर्णन उतना ही क्या होगा साथियों, कम होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों देखिए आपका जो लाल रंग है ना, इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। जो लाल रंग होता है इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और बैगनी रंग जो है ना, इसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा परिकीर्णित होता है, यानी सबसे ज़्यादा ये आपका फैलता है साथियों। देखिएगा कि लाल रंग का जो परिकीर्णन है ये सबसे कम है, इसी वजह से लाल रंग को ना जहाँ भी खतरों का जो निशान होता है, जहाँ पे खतरा वाला चिन्ह होता है, वहाँ पे आपका लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो बताइए इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसा लगा आपको पहला प्रश्न? बढ़ते हैं पहले प्रश्न के बाद साथियों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथियों दूसरा प्रश्न आपके सामने में, आप लोग जवाब दीजिए। क्या है कि यदि किसी माध्यम में बैगनी प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उसी माध्यम में लाल प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए कोई एक माध्यम है, उस माध्यम में किसका साथियों, बैगनी रंग का आपको चाल दिया हुआ है। जो बैगनी रंग होता है जिसका तरंग धैर्य क्या होता है साथियों, सबसे कम होता है। बैगनी रंग जो है इसका तरंग धैर्य जो है साथियों ये आपका कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका बैगनी है इसका चाल कितना दिया हुआ है किसी माध्यम में, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बोला कि उसी माध्यम में जो लाल रंग है ना, माध्यम में लाल प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए साथियों ध्यान रखिएगा, एक ही माध्यम की बात की है और एक ही माध्यम में डिपेंड क्या करता है, तरंग धैर्य डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तरंग धैर्य। तो एक ही माध्यम में जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा होगा उसका चाल ज़्यादा होगा, और एक ही माध्यम में जिसका तरंग धैर्य कम होगा उसका क्या साथियों, चाल कम होगा। तो देखिए एक ही माध्यम है और एक ही माध्यम में आपका बैगनी और आपका लाल में किसका तरंग धैर्य ज़्यादा होगा साथियों। तो आप लोग खुद बताइएगा कि एक ही माध्यम में बैगनी और लाल में लाल का तरंग धैर्य क्या होगा सर, ये सबसे अधिक होगा, लाल का तरंग अधिक होगा। और जब लाल का तरंग धैर्य अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल क्या होगी, क्या कम होगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी साथियों, अधिक हो जाएगी। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लग रहा है। देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना बहुत करीब है, आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप तैयारी करते चले। चलिए 2 के बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने में कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ गति करता है। ठीक है, 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। आपको बताना है कि 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। दूरी मतलब यानी एस आपको निकालने बोला है। दूरी का मतलब डिस्टेंस यानी आपको एस निकालने बोला है। एस बराबर आपका वाट साथियों। अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्या दिया हुआ है कि त्वरण आपका ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, रुकिएगा 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एक आपको मान दिया हुआ है साथियों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको टाइम भी दिया हुआ है, टी बराबर भी कितना दिया है साथियों, टी बराबर 4 सेकेंड दिया हुआ है। देखिए आपको एस का मान निकालने बोला है, ए और टी दिया हुआ है, और क्या बोला कि स्थिर अवस्था है। तो जब स्थिर अवस्था होगा साथियों तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब आप देखिए एस ए टी यू इन सभी से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है जिसको क्या बोलते हैं साथियों, एस बराबर क्या बोलते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बोलते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है एक फॉर्मूला। अब हर जगह इसका मान को आप पुट कर दीजिए और आपका दूरी निकल के आ जाएगा। देखिए यू का मान कितना साथियों, 0 है, तो 0 गुना टाइम का मान 4 है, 4 बैठा दीजिए, प्लस 1/2 आपका ए का मान कितना दिया हुआ है साथियों, ए का मान आपका 5 दिया हुआ है, और आपका टी का मान 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। जब इसको आप हल कीजिएगा साथियों, यहाँ 0 गुना 4 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ पे इसको अगर आप काटिएगा 16 5 80, 80/2 यानी आपका 40 हो जाएगा साथियों। 40 और 0 आपका 40 यानी 40 मीटर हो जाएगा। जो दूरी है साथियों
वो कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो देखिए 40 मीटर कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी में है, यानी सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, ये आपका एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने में, आप लोग भी जवाब दीजिए कि न्यूटन का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किसको परिभाषित करता है। देखिए न्यूटन साहब ना, उन्होंने 3 नियम दिया। एक पहला नियम जिसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम के भी नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा जो न्यूटन साहब का पहला नियम था उसको जड़त्व के भी नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही जो क्रिया और प्रतिक्रिया है ना, ये कौन सा नियम, तो ये थर्ड, कौन सा साथियों, थर्ड, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, जो तीसरा नियम है उसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों क्या बोला है कि दूसरा नियम निम्नलिखित में किसको परिभाषित करता है, तो दूसरा नियम जो है ना साथियों, वो बल को परिभाषित करता है। किसको, बल को परिभाषित करता है। और दूसरे नियम से ही ना एक फॉर्मूला निकल के आता है, यानी बल का परिभाषा भी निकल के आता है। क्या आता है, F बराबर ma, यानी F बराबर यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा साथियों। ये आपका कौन से, न्यूटन साहब का दूसरे नियम से निकल के आता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और देखिए यहाँ से एक बात और ध्यान रखिए कि जो आपका न्यूटन साहब का जो दूसरा नियम है ना, जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, इसको ना और भी कुछ नामों से जाना जाता है, आप इसको उतार लीजिए। इसको ना बल का नियम भी कहा जाता है। क्या साथियों, बल का नियम भी कहा जाता है। किसको, अगर कभी पूछे कि बल का नियम किसे कहा जाता है, तो न्यूटन साहब के द्वितीय गति नियम को क्या कहा जाता है, बल का नियम। इसके साथ साथ एक और इसको बोला जाता है साथियों, एक और नाम से जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, गति का साथियों कौन सा नियम, गति का मौलिक नियम। कौन सा, गति का मौलिक नियम। अगर कभी आपको पूछ दे कि बताइए प्रिय साथियों गति का मौलिक नियम किसको कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन साहब के द्वितीय गति नियम को कहा जाता है। बाकी जो पहला है जरूरत, तो इसको आपको बता ही दिए, और तीसरा को क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया, इसको भी आप लोग को बता दिए साथियों। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 5वां प्रश्न आपके सामने में साथियों। क्या है देखिए कि कौन सा ऊर्जा रूपांतरण पंखे में होता है, यानी पंखे में कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्या साथियों विद्युत से रासायनिक में परिवर्तन होता है, या फिर विद्युत से यांत्रिक में परिवर्तन होता है, या यांत्रिक से ताप में परिवर्तन होता है, या फिर साथियों रासायनिक से विद्युत में परिवर्तन होता है। देखिए होता क्या है ना कि आप पंखा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। पंखा को आप जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो पंखा घूमने लगता है। तो देखिए उसको विद्युत दे रहे हैं, तो इसका मतलब रासायनिक वाला ऑप्शन तो कटा साथियों, इसको हटाइए। देखिए उसको आप यांत्रिक से ताप वाला कोई बात है ही नहीं। और देखिए विद्युत से आपका रासायनिक होगा नहीं साथियों, आप उसको क्या करें, विद्युत दे रहे हैं, यानी उसको करंट दे रहे हैं, तो करंट से क्या कर रहा है, वो आपका घूम रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा साथियों, विद्युत से यांत्रिक हो जाएगा। यानी पंखा क्या कर रहा है, किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और देखिए यहाँ से ना कुछ बातें और आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है कि साफ साफ नहीं दिख रहा है। जो विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, यानी इसको जब करंट दीजिएगा तो क्या करेगा, जलेगा, जल करके प्रकाश होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और साथ ही विद्युत जो हीटर है, हीटर क्या करता है, इसमें भी जब आप विद्युत दीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, जब हीटर को जब आप लाइन दीजिएगा तो क्या करेगा, गर्म होगा, गर्म होने का मतलब उष्मा। तो इसलिए विद्युत हीटर क्या करेगा साथियों, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपका जो लाउड स्पीकर है ना, लाउड स्पीकर क्या करता है, इसमें आप जब इसको ऑन कीजिएगा, इसका मतलब उसमें करंट पास होगा, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है साथियों, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित, यानी ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसी तरह से विद्युत मोटर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। और डायनामो और विद्युत मोटर ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायनामो क्या करता है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, इन दोनों को ना उल्टा ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में और डायनामो यांत्रिक को विद्युत में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ बातें और है, जैसे आपका मोमबत्ती है साथियों, मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। और आपका माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आपका साथियों सोलर सेल जो है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आपका विद्युत सेल है साथियों, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आपका जो सितार है, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है साथियों, फिर भी आप लोग क्या कीजिएगा, सुन करके इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ना एक सवाल हर हाल में आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए 5 के बाद बढ़ते हैं साथियों अब छठे प्रश्न की ओर। ये रहा छठा प्रश्न आपके सामने में। बताइए आप लोग कि भोजन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा मानव शरीर में किस रूप में प्रयोग होती है। देखिए भोजन में जो रासायनिक ऊर्जा उपस्थित रहता है वो मानव शरीर में किस रूप में प्रयोग होती है। क्या मानव शरीर में ताप ऊर्जा के रूप में प्रयोग होती है, या फिर साथियों विद्युत ऊर्जा के रूप में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, या फिर ध्वनि ऊर्जा के रूप में। तो देखिए साथियों खुद से आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो भोजन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा है ना, तो वो आपका तो ताप ऊर्जा होगा नहीं साथियों, इसको आप काट दीजिए। और वहाँ पर विद्युत वाला भी कोई बात होगा नहीं, इसको भी काट दीजिए। और वहाँ पर ध्वनि से रिलेटेड भी कोई बात होगी नहीं, यानी क्या करता है भोजन में
में उपस्थित जो रासायनिक ऊर्जा है ना वो मानव शरीर में क्या करता है, किस रूप में, तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में साथियों, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 7वां प्रश्न, आप लोग भी जवाब दीजिए कि ऊष्मा और तापमान में मुख्य अंतर क्या है। देखिए ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है साथियों। देखिए ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और तापमान क्या है साथियों, तापमान ना पदार्थ की औसत यानी औसत गतिज ऊर्जा है। यानी तापमान क्या होता है साथियों, तापमान पदार्थ की औसत गतिज ऊर्जा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इन दोनों में यही अंतर है, क्योंकि ऊष्मा क्या, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, और तापमान क्या है साथियों, तापमान पदार्थ की औसत गतिज ऊर्जा है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 8वां प्रश्न है कि ज्वलन एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है। बताइए जो ज्वलन होता है ना साथियों, यानी जलता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या वो आपका संयोजन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया है। साथियों जवाब दीजिए। तो देखिए ज्वलन में आपका क्या होता है, ज्वलन में आपका C+O2 यानी O2 आपका मिलता है, मिलकर के क्या होता है साथियों, आपका CO2 और साथ साथ में क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलता है। क्या होता है साथियों, ऊष्मा या आपका ऊर्जा इधर निकल के आता है। तो देखिए आपका कार्बन के साथ कौन है, आपका ऑक्सीजन जुटा, यानी ये दोनों जुट करके क्या बना साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ज्वलन आपका है ना साथियों, ज्वलन आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा ही क्या है कि अगर जुट रहा है तो आपका क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। अगर टूट रहा है तो आपका अपघटन हो रहा है। अगर अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील वाले को हटा दे रहा है तो आपका विस्थापन हो जाएगा साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी अपचयन क्या होगा, इसको आप सभी साथियों को प्यार से कमेंट बॉक्स में बताना है कि अपचयन अभिक्रिया कब होता है, इसको आपको बताइए। चलिए 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न की ओर। साथियों 9वां प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मनुष्य किस वर्ग का प्राणी है। मनुष्य बोले तो हम लोग किस वर्ग का प्राणी हैं। क्या हम लोग उभयचर हैं, या फिर स्तनधारी हैं, या फिर सरीसृप हैं, या फिर पक्षी हैं। बताइए साथियों हम लोग किस वर्ग में आते हैं। तो साथियों हम सभी ने किस में आते हैं, हम लोग स्तनधारी में आते हैं। और यहाँ से देखिए स्तनधारी के बारे में ना कुछ बातें जान लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्तनधारी का ना क्या क्या गुण होता है साथियों। तो इसमें गुण क्या होता है, ये ना अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्या होता है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। कौन, स्तनधारी। स्तनधारी क्या करते हैं साथियों, बच्चों को दूध पिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लक्षण है स्तनधारी का कि इसके शरीर में ना साथियों, शरीर पर क्या होता है, इसका बाल होता है। शरीर पर क्या होता है, रोम, जिसको बाल बोलते हैं, रोम होता है इसका। शरीर पर क्या होता है साथियों, रोम होता है, रोम को क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें ना जो स्तनधारी होता है ना, इसका रक्त कैसा होता है साथियों, इसका रक्त आपका गर्म होता है, यानी आपका गर्म खून वाला होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों, इस बात को भी। ये सब आपका क्या है, स्तनधारी का लक्षण है। स्तनधारी बोले तो हम लोग, ठीक है साथियों। और देखिए यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य जो हम लोग जो मनुष्य हैं, इसका देखिए एक नाम है जिसको बाइनोमियल नेम बोलते हैं। और वो नाम क्या है साथियों, होमो, क्या साथियों, होमो सेपियंस। क्या, होमो सेपियंस, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या साथियों, होमो सेपियंस। बस आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो बाइनोमियल नेम है ना, इस नाम को देने का काम कौन किया था, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति को दिया था। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मनुष्य किस में आता है, स्तनधारी में आता है। चलिए 9 के बाद बढ़ेंगे 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है साथियों, फटाफट जवाब दीजिए कि प्रकाश वक्र में परावर्तन के लिए स्नेल का नियम किस पर आधारित है। देखिए स्नेल का जो नियम है ना साथियों, वो किस पर आधारित है। क्या आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, या फिर कोणों के योग पर आधारित है, या तरंग धैर्य पर आधारित है, या फिर अपवर्तनांक पर आधारित है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, स्नेल का नियम ना ये आपका अपवर्तनांक पर आधारित है। किस पर, अपवर्तनांक पर आधारित है। यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या, म्यू, जिसको स्नेल बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साथियों, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये आपका क्या है, स्नेल का नियम। आपको इसको स्नेल के नियम से जाना जाता है। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 11वां प्रश्न आपके सामने में। आप लोग जवाब दीजिए कि जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है
तो इस उसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है। देखिए साथियों क्या बोला है कि प्रकाश कहाँ से, हवा से कहाँ पे प्रवेश करता है, हवा से कांच में। तो इन दोनों में अगर आप देखिएगा ना साथियों, हवा और कांच में आप देखिएगा तो हवा क्या है, विरल माध्यम है। हवा क्या साथियों, विरल है, और कांच क्या आपका सघन है। तो देखिए जब भी आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो उसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन होगा, क्या उसकी चाल बढ़ जाएगी या फिर उसकी चाल घट जाएगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। देखिए साथियों क्या होता है ना कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, जब पक्की रोड होता है ना, प्योर प्लेन रोड होता है, तो वहाँ पे आपका गाड़ी का स्पीड ना काफ़ी अधिक होता है। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद जब आप क्या करते हैं, खराब रास्ते पर आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। सेम कहानी है कि हवा में ना यहाँ पे आपका प्रकाश एकदम फ्रीली रहता है, और कांच क्या है, थोड़ा आपका सघन माध्यम है। आपका क्या सघन माध्यम है हवा के कंपेरिजन में, तो इसलिए जब यहाँ आएगा ना साथियों, इसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ से ना कुछ और सवाल पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा चीज़ है जो आपका नहीं बदलता है। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका क्या है, एक चीज़ आवृत्ति जो है ना साथियों, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, आवृत्ति कभी नहीं बदलता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपका वेग बदल जाएगा, आपका चाल बदल जाएगा, आपका तरंग धैर्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति है जो साथियों, चाहे वो आपका किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में चले जाए, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 11 के बाद अब बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। ये रहा 12वां प्रश्न आपका कि फोर्स और समय का गुणनफल क्या दर्शाता है। देखिए फोर्स और समय का गुणनफल क्या दर्शाता है साथियों, आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए क्या आपका कार्य को दर्शाता है, या संवेग को दर्शाता है, या त्वरण को, या द्रव्यमान को। आप ध्यान रखिएगा, फोर्स यानी एफ और समय आपका क्या होता है, टी साथियों। ये आपका किसको दर्शाता है, संवेग को दर्शाता है। यानी एफ इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और पी इक्वल टू आपका क्या होता है साथियों, संवेग हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स और समय का गुणनफल किसको दर्शाता है, संवेग को दर्शाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। साथियों देखिए 13वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसकी इकाई क्या है। क्या न्यूटन हो जाएगा, या फिर वेबर हो जाएगा, या टेस्ला हो जाएगा, या फिर एम्पियर हो जाएगा। फटाफट इस सवाल का आप जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या 13 का जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए एम्पियर जो है ना, एम्पियर, ये एम्पियर सबको पता है ये किसका है साथियों। तो ये एम्पियर के बारे में आप लोग जान लीजिए, आपका विद्युत धारा का है। किसका है, विद्युत धारा। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछे तो आपको छोड़ना नहीं है साथियों। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आपका देखिए वेबर जो है ना साथियों, वेबर ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का है। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स। इन सभी बातों को आप लोग उतार लीजिएगा। ये आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का है, इसको आप लोग लिख लीजिए साथियों। वेबर किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का है। और न्यूटन तो आप सभी को पता है, न्यूटन किसका है साथियों, ये आपका बल का मात्रक है। क्या है, बल की इकाई क्या है, आपका न्यूटन है। और बचा कौन, आपका टेस्ला। तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगा साथियों, टेस्ला हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है ना साथियों, ये आपका क्या है, एक सदिश राशि है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसी राशि है, तो ये आपका सदिश राशि है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए 13 के बाद बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए साथियों 14वां प्रश्न कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण किस नियम से किया जाता है। देखिए जब आप ना क्या कीजिएगा, किसी भी पदार्थ से, जैसे जिसमें करंट पास होता है, उससे जब आप करंट पास कीजिएगा ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो साथियों वो किस नियम से किया जाता है, तो क्या आपका फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, या फिर फ्लेमिंग का दायां नियम, या फिर ऑस्ट्रेट का नियम, या फिर साथियों स्नेल का नियम। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण ना वो आपका ऑस्ट्रेट का नियम से किया जाता है। किसके साथियों, ऑस्ट्रेट का नियम से किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका ऑस्ट्रेट का जो नियम है ना साथियों, ये किस किस के बीच में संबंध रखता है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। किसके, विद्युत धारा, इसको अब लिख देते हैं आपको, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। किसके बीच साथियों, और चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में इसका संबंध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता कौन, आपका ऑस्ट्रेट का नियम। देखिए साथियों इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका डायग्राम चित्र दिया है कि आप अगर एक किसी तार को इस तरह अगर पकड़िएगा, जैसे यहाँ पे आपका इमेज में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप इसी फिगर को देखिए, फिर इस फिगर को देखिए, तो आपका जो उंगलियाँ जो है ना साथियों, चारों उंगलियाँ इस तरह जो आपका सर्कल के रूप में हो जाएगा, ये आपका किसको दर्शाता है, चुंबकीय। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो उंगलियाँ है ना वो आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। और जो आपका अंगूठा जो है, इसको साथियों अंगूठा, ये आपका किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, किसको, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा को दर्शाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको हर हाल में ध्यान रखना साथियों, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल हर हाल में बनेंगे। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर।
साथियों देखिए फटाफट आप जवाब दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा देर हो रहा है। बताइए कि कौन सा यौगिक जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है। बताइए कौन सा यौगिक जब जल में घुलेगा तो क्षारीय विलयन बनाएगा। क्या आपका HCl जब जल में घुलेगा तो क्षारीय विलयन बनाएगा, या फिर NaOH साथियों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एसिटिक एसिड। बताइए। तो देखिए साथियों आपका ये आपका हो गया कि ये अम्ल हो गया। अम्ल आपका जल में घुलेगा तो क्षारीय विलयन तो बनाएगा नहीं। उसके बाद देखिए आपका ये भी आपका एसिटिक एसिड, ये भी आपका अम्ल है, ये भी आपका जल में घुलेगा तो क्षारीय विलयन नहीं बनाएगा। आपका जो यहाँ पे NaOH है जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये जब आपका जल में घुलेगा ना, ये आपका जल में घुलेगा तो ये क्या करेगा, आपका क्षारीय विलयन बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको देखिए कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर। साथियों 16वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि अम्लीय वर्षा के मुख्य रूप से कौन दो यौगिक हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन है साथियों। क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर NO2 है साथियों, या फिर आपका CH4, या फिर NH3 है, या फिर साथियों ऑक्सीजन और आपका जल है। बताइए आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो अम्लीय वर्षा है ना साथियों, इसका मुख्य कारक SO2 और NO2 होता है। क्या होता है, SO2 और NO2 क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक हो जाएगा। इस बात को आप हर हाल में ध्यान रखिएगा। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। ये लीजिए 17वां प्रश्न आपके सामने में, आप लोग भी जवाब दीजिए साथियों कि सोडियम और पानी की अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है। बताइए जब आप क्या कीजिएगा, सोडियम और आप पानी को अभिक्रिया कराइएगा तो क्या उत्पन्न होगा आप बताइए। तो देखिए इन दोनों को जब आप रिएक्शन कराइएगा ना साथियों तो आपका ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस आपका H2 जो है ये आपका बाहर निकल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। NaOH प्लस क्या हो जाएगा साथियों, NaOH प्लस H2 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या बोला था कि सोडियम और जल का जब रिएक्शन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, NaOH। और NaOH आपका क्या है साथियों, ये आपका क्षार है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, क्या हाइड्रोजन और लवण बनेगा, बिल्कुल नहीं साथियों। क्या हाइड्रोजन और क्षार बनेगा, जी हाँ। देखिए हाइड्रोजन आपका उधर बाहर निकला और क्षार बोले तो आपका NaOH क्षार है। यानी यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा साथियों। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। देखिए 18वां प्रश्न है, क्या है कि C2H6 किस वर्ग का यौगिक है। क्या आपका अल्केन का है, या अल्कीन का है, या अल्काइन का है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए साथियों क्या है, कार्बन 2 कार्बन है और उसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन है। और देखिए साथियों इन दोनों कार्बन के बीच में क्या कहीं आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, नहीं ना दिखा। तो देखिए हर जगह आपका कितना सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, आपका ANE हो जाएगा। ANE अब देखिए लास्ट में किसका है, तो देखिए अल्केन के लास्ट में क्या होता है, ANE होता है। यानी C2H6 जो आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका अल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। अगर आपको इसका नाम लिखने बोलेगा, बताइए C2H6 का नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं तो ईथ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 कार्बन रहता तो मिथेन हो जाएगा, 2 कार्बन इथेन हो जाएगा साथियों। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। साथियों 19वां प्रश्न क्या है कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, आपको बताना है। पीतल किसका मिश्र धातु है। क्या आपका तांबा और टीन का है, या फिर आपका तांबा और जस्ता का है, या फिर साथियों लोहा और कार्बन। ऑप्शन डी आपका जस्ता और टीन। आपको बताना जो पीतल जो है, जो ब्रास जिसको बोलते हैं, ये किसका मिश्र धातु है। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए मिश्र धातु से भी ना हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका जो पीतल जो है ना साथियों, ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, इसको आपको ध्यान रखना है। का तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है कौन, आपका पीतल। और आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में क्या बताना है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो जर्मन सिल्वर होता है ना, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है। आपको प्यार से कमेंट बॉक्स में बताना है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है, आपको जवाब देना है। चलिए 19 के बाद बढ़ेंगे 20वां प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। देखिए तो क्या है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइबोसोम जो है साथियों, उसका मुख्य कार्य क्या है। क्या वो आपका ऊर्जा का उत्पादन करता है, या प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या पाचन करता है, या आनुवांशिक नियंत्रण करता है। फटाफट जवाब दीजिए साथियों कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो राइबोसोम है ना, ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आपका राइबोसोम करता है। इसीलिए यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम को ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, राइबोसोम को जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, आपका राइबोसोम है, इसको ध्यान रखना है। और पाचन साथियों शुरू कहाँ होता है, शुरू अगर जब भी बोले तो मुख गुहा हो जाएगा, और अंत की बात बोले तो आपका छोटी आंत हो जाएगा। और छोटी आंत आपका आहार
नाल का सबसे लंबा भाग है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बस इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चलें, तैयारी करते चलें, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में साथियों। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।